पृथ्वीराज चौहान। हिंदुस्तान का इतिहास कई वीर वीरांगनाओं की शौर्यगाथा को दर्शाता है। उन्हीं में से एक थे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की। उन्होंने गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी को युद्ध क्षेत्र में कई बार हराया। यहाँ तक कि बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखा। कहानी को समझते हैं। मोहम्मद गौरी ने कहा, हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। हम दिल्ली के खजाने को लूट लें तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। मंत्री ने कहा, सुल्तान माफ़ी चाहता हूँ। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं। उनको पराजित करना लोहे की चने चबाने जैसा होगा। मोहम्मद गौरी ने कहा, तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता को देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। पृथ्वीराज का दूत जाकर कहता है, महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, बड़ी जोश में। पृथ्वीराज चौहान इतना कमज़ोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाते। हम राजपूत हैं, राजपूत। हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। करने दो उसे हमला। इधर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के हाथों पराजित होकर सामने सिर झुकाए माफ़ी की भीख मांगता है। मोहम्मद गौरी ने कहा, पृथ्वीराज, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की जो गुस्ताखी की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान के सुल्तान दुश्मनों को भी माफ़ करने का हृदय रखते हैं। युद्ध के बाद जब मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है और माफ़ी की उम्मीद रखता है, तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मोहम्मद गौरी, तुमने ठीक सुना है। हम निहत्थे पर वार नहीं करते, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। हम तुम्हें भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि आगे की कभी भी आंख उठाकर हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखोगे। मोहम्मद गौरी ने कहा, खुदा की कसम सुल्तान, मैं हिंदुस्तान को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। चंद्रबरदाई तभी आ जाता है और सलाह देता है, महाराज, मैं राजकवि के साथ साथ आपका मित्र भी हूँ। मुझे लगता है कि गौरी को क्षमा नहीं बल्कि मृत्युदंड देना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई, हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अतः मैं गौरी को समाधान देता हूँ। इधर उसे क्षमा मिल जाती है और दोबारा वह दिल्ली के खजाने को पाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता रहता है। पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करने वाले सिर्फ मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी मुल्क के सुल्तान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के राज्यों के सम्राट भी थे। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज की ख्याति देखकर उनसे ईर्ष्या करते और उनका अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते थे। जयचंद, हम चाहते हैं कि हम अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करें। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर हिंदुस्तान के सभी सम्राटों को निमंत्रण दिया जाए। जब संयोगिता को इस बारे में पता चलता है तो वे अपने पिता के शयन कक्ष में जाती हैं और कहती हैं, पिताश्री, मैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ, अतः उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित करना होगा। जयचंद ने कहा, बड़े क्रोध में, असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं अपने शत्रु के साथ तुम्हारा विवाह कभी स्वीकार नहीं करूँगा। पिता से अस्वीकृति मिलने पर संयोगिता चिंतित मुद्रा में अपने कक्ष में आती हैं तथा विचार करने के पश्चात गुप्तवश सेवक के हाथों पृथ्वीराज चौहान को प्रेम प्रस्ताव के साथ स्वयंवर में आने का निमंत्रण पत्र भिजवाती हैं। सेवक जाकर कहता है, महाराज, कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने यह पत्र भिजवाया है। पृथ्वीराज चौहान पत्र पढ़कर कहते हैं, जाकर राजकुमारी संयोगिता को सूचित कर दो कि उनका यह प्रस्ताव हमें स्वीकार है। जयचंद ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनवाकर स्वयंवर के द्वार पर खड़ा कर दीजिए ताकि सब पृथ्वीराज चौहान को हमारे द्वारपाल के रूप में देखें। यह खबर पृथ्वीराज चौहान के दूत को मिलती है
और वह जाकर कहता है, महाराज, सूचना मिली है कि जयचंद ने आपका पुतला बनवाकर द्वारपाल के रूप में लगवाया है। पृथ्वीराज चौहान आवेश में आकर कहते हैं, क्या इतना दुस्साहस? हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। आज कन्नौज के राजमहल में संयोगिता का स्वयंवर है। हिंदुस्तान के कई सम्राट उपस्थित हैं। संयोगिता, मन ही मन यह प्रतिमा तो मेरे प्रिय पृथ्वीराज चौहान की है, जिन्हें मैं अपने वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। यह सोचते हुए संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को जयमाला पहनाती हैं। वहाँ उपस्थित सभी सम्राट हैरानी से देखते हैं। तभी घोड़ी की टापों की ध्वनि गूंजती है और पृथ्वीराज घोड़े पर सवार वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, संयोगिता ने मेरी प्रतिमा को जयमाला पहनाई है, ऐसा वो कहते हैं। अतः यह मेरी पत्नी हुई। इस अधिकार से मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। यदि किसी सम्राट में साहस है तो मुझे रोक लो। इधर जयचंद चिंतित अवस्था में सिंहासन पर विराजमान है। पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा में हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया। हम बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर भी इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। सेनापति कहते हैं, क्षमा करें महाराज, लेकिन हम अकेले पृथ्वीराज का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा सुझाव दिया। जयचंद एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है। वह है गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी। मैं गौरी के साथ संधि कर पृथ्वीराज चौहान को नष्ट कर दूंगा और दिल्ली का शासक बन जाऊंगा। संधि प्रस्ताव लेकर जयचंद को दूत गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी के पास जाता है। जयचंद का दूत जाकर कहता है, सुल्तान, कन्नौज के महाराज जयचंद आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। मोहम्मद गौरी प्रसन्न होकर सम्राट जयचंद से कहना कि उनका प्रस्ताव हमें मंजूर है, वे दिल्ली कूच की तैयारी करें। मोहम्मद गौरी ने कहा, चाहे कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, फूट इंसान को कमज़ोर बना देती है। इनकी आपसी फूट ही हमारी कामयाबी का रास्ता तय करेगी। पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्ली की सारी दौलत मेरी हो जाएगी, मेरी। गुप्तचर पृथ्वीराज से कहता है, महाराज, सूचना मिली है कि कन्नौज के राजा जयचंद से संधि कर गौरी ने दिल्ली पर हमला बोल दिया है। पृथ्वीराज चौहान चौंक कर कहते हैं, क्या जयचंद ने गौरी से संधि कर ली? हम बाहर के दुश्मन को तो एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन देशद्रोही को नहीं। जाओ, युद्ध की तैयारी करो। अब पृथ्वीराज तथा गौरी के बीच एक बार फिर घमासान युद्ध होता है, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कहता है, पृथ्वीराज चौहान, जिसके नाम से लोग कांपते हैं, वह आज हमारे सामने बंदी बना खड़ा है और बड़ी तेजी से हंसता है। जयचंद, मोहम्मद गौरी, हमने अपना वचन निभाया, अब तुम भी हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। मोहम्मद गौरी, जयचंद, तुम्हारी सहायता के बिना तो पृथ्वीराज चौहान को हराना असंभव था। तुम्हें तो अवश्य इनाम दिया जाएगा। सैनिकों, इस गद्दार जयचंद को बंदी बना लो। जयचंद बड़े आश्चर्य से कहता है, गौरी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है। तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। मोहम्मद गौरी ने कहा, जयचंद, मुझे यह विजय तुम्हारी आपसी फूट से मिली है। समझे, जो हमने मुल्क से गद्दारी कर सकता है, जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, वह हमारे साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों, इसकी गर्दन काटकर बीच चौराहे पर लटका दो और लिखकर टांग दो, गद्दार जयचंद। मोहम्मद गौरी, दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज हमारे सामने जंजीरों में जकड़ा बंदी बनकर खड़ा है। पृथ्वीराज, मैं भी तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ यदि तुम मेरे गुलाम बनकर रहो। पृथ्वीराज चौहान आंखें तरीर कर, मैं पृथ्वीराज चौहान हूँ, गुलाम बनकर रहने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ। मोहम्मद गौरी क्रोध से कहता है, तो बंदी बना खड़ा है, फिर भी हमें आंखें दिखाता है। अपनी ये घूरती निगाहों को नीचे कर। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, क्या तुम जानते नहीं कि हम एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। मोहम्मद गौरी, सैनिकों, जिन आँखों से यह हमें घूर रहा है, उन आँखों को गर्म सलाखों से फोड़ दो। मोहम्मद गौरी, हम इसे मृत्युदंड तो अवश्य देंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इसे बंदी गृह में डाल दो।
इधर राजकवि चंद्रबरदाई अपने सम्राट की दुख भरी खबर सुनकर चिंतित होते हैं तथा अपने मित्र की जीवन रक्षा के लिए मोहम्मद गौरी के दरबार में जाते हैं। चंद्रबरदाई ने कहा, मोहम्मद गौरी, तुमने सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी। क्या तुम भूल गए कि इसी पृथ्वीराज ने तुम्हें माफी की भीख दी थी? भीख। मोहम्मद गौरी क्रोधित होकर कहता है, तू पृथ्वीराज की हिमायत करने आया है? सैनिकों, इसे भी बंदी बनाकर इसके मित्र के पास पहुंचा दो। पृथ्वीराज चौहान, मित्र, मैंने गौरी को क्षमादान देकर बहुत बड़ी गलती की। यदि अब भी मुझे एक अवसर मिल जाए तो मैं मोहम्मद गौरी का वध कर दूं। सिपाही, बंदी गृह के बाहर कुछ सिपाही बातें करते हुए कहते हैं, सुना है सुल्तान तीरंदाजी के खेल का आयोजन कर रहे हैं जिसमें अनेक धनुर्धारी हिस्सा लेंगे। यह सुनते ही चंद्रबरदाई के दिमाग में हलचल होती है और प्रसन्न होकर मित्र से कहता है कि आपने सुना, गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है, आप भी उसमें हिस्सा लें और शब्द वेद धनुर्विद्या से गौरी का वध कर सकते हैं वहाँ। अब आप देखिए कि गौरी कैसे हमारे जाल में फंसता है और हमें यह अवसर गंवाना नहीं चाहिए। चंद्रबरदाई सिपाही को बुलाकर कहता है, सिपाही, हम सुल्तान से तीरंदाजी खेल के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। हमारा यह संदेश शीघ्र सुल्तान तक पहुँचाओ। गौरी की अनुमति पाकर चंद्रबरदाई को दरबार में पेश किया जाता है। चंद्रबरदाई वहां जाकर कहता है, सुल्तान, आपने जो तीरंदाजी के खेल का आयोजन किया है उसमें मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं। मोहम्मद गौरी क्या एक अंधा तीरंदाजी करेगा? और उसे हंसी आ जाती है इस बात पर। चंद्रबरदाई ने कहा, आपने पृथ्वीराज का यह कर्तव्य देखा ही कहाँ है? आंखें न होने के बाद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज़ सुनकर तीर चला सकते हैं। मोहम्मद गौरी को यह बात असंभव सी लगती है। चंद्रबरदाई ने कहा, आप अवसर देकर स्वयं देख लीजिए। मोहम्मद गौरी ने कहा, ठीक है, उसकी मौत से पहले उसका यह हुनर भी देख लेंगे और यदि पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत की सज़ा मिलेगी। चंद्रबरदाई ने कहा, मुझे मंजूर है। चंद्रबरदाई का पुनः बंदीगृह में प्रवेश होता है और फिर पृथ्वीराज चौहान से कहता है, महाराज, गौरी को परास्त करने का आपको एक सुनहरा अवसर मिला है। इस खेल में आप तवे पर बाण न चलाकर गौरी पर निशाना साध देना। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि गौरी कहाँ बैठा है? चंद्रबरदाई ने कहा, दोहे के द्वारा मैं बताऊंगा कि गौरी कहाँ बैठा है और आप उस पर शब्द भेदी बाण चला देना। इस तरह योजना बनाकर पृथ्वीराज के साथ चंद्रबरदाई तीरंदाजी के खेल में उपस्थित होते हैं। चंद्रबरदाई, सुल्तान, तवे से निकली आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर निशाना साधेंगे, लेकिन सुल्तान, आपको 3 बार हुक्म देना होगा। मेरे मित्र तीर चलाएंगे, लेकिन उससे पहले 3 बार आपको हुक्म देना होगा, ऐसा उन्होंने समझाया। पृथ्वीराज चौहान धनुष बाण लिए तैयार खड़े हैं और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से कहा, पृथ्वीराज, मैं तुमको हुक्म देता हूँ, तीर चलाओ। पृथ्वीराज चौहान अपने हाथों में धनुष बाण लेकर तैयार हैं और चंद्रबरदाई दोहा गाना शुरू कर देते हैं उन्हें समझाने के लिए। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान, मत चुके चौहान। अर्थात 4 बास 24 गज और 8 अंगुल ऊपर सुल्तान है, बस अपने बाण चलाओ और उन्हें मृत्यु के घाट उतार दो। मोहम्मद गौरी ने कहा, पृथ्वीराज, लगाओ निशाना, निशाना साधो पृथ्वीराज। गौरी की आवाज़ तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज तीर चला देते हैं और इधर गौरी के हृदय पर जा लगता है और उसकी मौत हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान, मैंने अपनी हार का बदला ले लिया है। मोहम्मद गौरी तो फिर परास्त हो गया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, पीड़ा से भरे हुए स्वर में उन्होंने बताया और समझाया, गुलामी से अच्छा तो मृत्युलोक है। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है। और दोनों मित्र एक दूसरे के पेट में छुरा भोग करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।